जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा, हम उसी कंपनी के बारे में देखने वाले हैं, पर हम स्टार्ट करेंगे लिमिटेशंस से, बिकॉज हम कुछ अलग करना चाहते हैं। कंपनी ने अपने रेवेन्यू में बढ़ोतरी नहीं दिखाई है, मतलब जो सेल्स है वो डाउन है, मतलब जितनी बिकवाली की है ओवर द 3 years टाइम फ्रेम हमें डाउन देखने मिल रहा है 14%। और प्रमोटर्स ने अपने 80% शेयर गिरवी रखे हैं। कंपनी का डेटर डे हाई है, यानी डेटर डे मतलब क्या होता है कि आपने एक सामान किसी कस्टमर को दिया, अब कस्टमर कितने दिन में पैसा देगा वो होता है डेटर डे। और डेटर डे का 250 से 300 दिन का है। 300 दिन का आप पकड़ के चल सकते हो, मतलब 10 महीने। मतलब आपने सामान आज बेचा, 10 महीने बाद आपको पैसा मिलेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक में यही होता है, मतलब जनरली डेटर डे आए रहते हैं, तो इसको छोड़ के चलो। और प्रमोटर होल्डिंग प्लेज्ड है। तो ये दो बड़े कारण हैं जिससे हमें स्टॉक में बाय करना नहीं चाहिए। कंपनी के पास डेट है, दैट इज वाई प्रमोटर होल्डिंग प्लेज्ड है, मतलब प्रमोटर्स ने अपने होल्डिंग गिरवी रखे हैं। एंड कंपनी का सेल्स कम हो रही है। अब ये तो हो गई नेगेटिव्स की बात। अब आप मुझे बताइए कि क्या ये आपके टाइप की है या नहीं, क्योंकि 1 मिनट हुआ है हमें, पिछले पास्ट 1 मिनट में मैंने इसके सारे नेगेटिव्स बता दिए, जो भी नेगेटिव्स इस कंपनी में थे सारी चीज़ें बता दिए कि कंपनी खराब क्यों है, लिमिटेशंस क्या है कंपनी के। तो आप मुझे बताना, अभी सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, मुझे बताओ कि क्या ये आपकी टाइप की है या नहीं। और मुझे पता है 90% ऑफ यू ऑल आर द इन्वेस्टर्स ऑफ द स्टॉक, एंड दैट इज वाई आप यहाँ पर हो। देखिए, स्टॉक बढ़ा है और स्टॉक ऊपर बढ़ रहा है, कल भी बढ़ा था। एंड आप अभी चाहो तो निकल सकते हो, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आप देख के कि कंपनी के शेयर्स गिर भी है। तो प्रॉब्लम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कंपनी के शेयर्स गिर भी है ना, तो सिंपल सा प्रॉब्लम ये होता है कि कंपनी ने जिस भी बैंक को, मतलब एक फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कि कंपनी को अब डेट है, कंपनी के पास कर्जा है, तो कंपनी को कर्जा चाहिए, मतलब लोन चाहिए बैंक से। ये बैंक है, बैंक कंपनी को बैंक से लोन चाहिए, तो कंपनी क्या बोलती है, हमारे इतने सारे शेयर्स हैं प्रमोटर के, ये शेयर आप रख लो, हमारे पास गिरवी रख के जाते हैं, हमें पैसे दे दो, फिर हम पैसे आपको लौटा देंगे और हमें आप शेयर लौटा देना। तो बैंक बोलती है ठीक है। बट अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ये कंपनी डिफॉल्ट कर देती है किसी भी तरह से, बैंक को ऐसा लगता है कि ये कंपनी अभी पैसा नहीं भरने वाली है, तो बैंक के पास पूरा पूरा राइट है वो जो प्रेस्ड होल्डिंग है ना उसको मार्केट में सेल करने का। और वो 90% शेयर जब मार्केट में सेल होंगे तो शेयर में एक ऐसी गिरावट आएगी, शेयर एकदम तेजी से गिरेगा, और वो तेजी से गिरने के बाद स्टॉक नीचे आते जाएगा, लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट बनाते जाएगा। आपको इसके अंदर बाय करने का, मतलब बाय करने का मौका मिलेगा, लेकिन सेल करने का जरा भी मौका नहीं मिलेगा। जिसने ऊपर के लेवल पे बाय किया है वो 40 से 50% शेयर को तोड़ देगा। मतलब अगर आपने 100 रुपये लगाए हैं, 100 रुपये का 50 रुपये हो जाएगा, अगर ऐसा कुछ होता है तो। ठीक है, ये होता है प्लेज्ड होल्डिंग का नुकसान। अब देखिए, कंपनी है ना 2017, 18 और 19 से हमें डिविडेंड देते आ रही है, बट रुको, डिविडेंड देना तो अच्छी बात है ना सर, लेकिन रुको, ये अच्छी बात है, बट अकॉर्डिंग टू मी, एज पर मी, कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो प्रॉफिट को अपने डेट रिडक्शन में डालना चाहिए और अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। अब देखिए, कोई भी कंपनी डिविडेंड क्यों देती है, क्योंकि कंपनी को ऐसा लगता है ना कि देखिए अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के बड़े प्रमोटर कौन है, मुकेश अंबानी जी। मुकेश अंबानी जी को रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से जो सैलरी पगार मिलती है ना, वो मतलब उनका जो घर है इतना बड़ा, वो इतने बड़े घर का खाली लाइट का बिल भी है ना, वो सैलरी से कवर नहीं होता है। तो लाइट का बिल कवर नहीं होता है तो उनके दूसरे बिल्स कवर कैसे होंगे, क्योंकि वो जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है उसमें उनकी होल्डिंग है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज जब भी डिविडेंड देती है तो मुकेश अंबानी जी के पास भी डिविडेंड जाता है, एंड उधर से ही उनकी सारी कमाई निकलती है। तो डिविडेंड इज एन इनकम कि वो आपके प्रमोटर्स को हेल्प करती है। लेकिन जब कंपनी एकदम बड़ी हो जाती है ना, तब एकदम बड़ी कंपनी हो जाने के बाद उसको समझ में नहीं आता है कि मैं अभी ये जो मेरे पास प्रॉफिट आया है इतना सारा, ये मैं प्रॉफिट कहाँ पर लगाऊं। जब इतनी बड़ी कंपनी हो जाती है, टीसीएस जैसी, रिलायंस जैसी बड़ी बड़ी कंपनी, एप्पल जैसी कंपनी, एप्पल किधर पैसा लगाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगाएगा, है ना। क्या खराब हो रहा है उसमें पैसा लगाएगा, उसको पैसा खर्च करने की ज़रूरत ही क्या है, उसने ऑल ओवर द वर्ल्ड में एक्सपांशन कर दिया है। तो इतनी बड़ी कंपनी जब हो जाती है ना, तभी उनको समझ में नहीं आता है कि हम पैसा कहाँ पर लगाए ताकि उनकी सेल्स बढ़े। अरे वो पैसा नहीं भी लगाएंगे ना, अपने प्रोडक्ट को नया लॉन्च नहीं भी करेंगे ना, तभी भी उनकी सेल्स ऐसे बढ़ेगी।
अब इनकी सेल्स नीचे जा रही है, तो इनको जो प्रॉफिट आ रहा है वो प्रॉफिट को सेल्स में मतलब सेल्स के मार्केटिंग में जो भी है उसमें लगाने के बजाय ये अपने इन्वेस्टर को दे रहे। अगर वो जो पैसा इन्वेस्टर को दे रहे हैं उसको ना देते हुए अगर कुछ मार्केटिंग में या फिर सेल्स में या फिर खुद के टीम में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट में करवा देना एक्सपांशन में, तब कंपनी की सेल्स बढ़ेगी। कंपनी की सेल्स बढ़ेगी तो शेयर ऊपर जाएगा। लेकिन नहीं, उनको तो अपने इन्वेस्टर को देना है। अब आई डोंट नो कि प्रमोटर्स को देना है या क्या करना है, बिकॉज देखिए कंपनी के पास पूरा राइट है कि वो डिविडेंड दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है। एंड ये मुझे बात बहुत खटकी कि उन्होंने 2 बार डिविडेंड दिया है, ये आप देख सकते हो, एक ही साल में 2 महीने में 2 बार डिविडेंड। तो ये मुझे कहीं ना कहीं बहुत बुरा लगा है, मतलब एक जनरल नेगेटिव बात कह सकते हो। क्योंकि देखिए हर एक बंदे का ये मन रहता है कि डिविडेंड दिया मतलब बहुत अच्छी कंपनी है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। अगर आप देखो तो इसका पर्टिकुलर में प्रमोटर जो है वो प्रमोटर है सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो कहीं ना कहीं ये प्रमोटर्स को पैसा मतलब जो है वो देने की एक आप साजिश कह सकते हो, आप एक चीज़ कह सकते हो कि उन्हें पैसा दिलवाना है। क्योंकि देखिए कंपनी को सबसे पहला मोटो जो होना चाहिए वो एक्सपांशन का होना चाहिए, बाद में कुछ भी चीज़ का होना चाहिए। लेकिन वो कंपनी पैसा किधर खर्चा कर रही है? अपने प्रमोटर्स पे। अब मैं कंपनी के बैलेंस शीट रीड करके बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मेरी क्या राय है, मैं इस कंपनी में निवेश करूंगा या नहीं। और मेरी टोन से तो आपको पता ही चल गया होगा आंसर। आप देखो ये कंपनी की सेल्स है। कंपनी की सेल्स एक साल पहले, एक साल है कि एक क्वार्टर है वो देख लेते हैं हम। हाँ ओके, एक साल पहले 1450 करोड़ की थी 2020 में, और 21 में 1470 करोड़ की हो गई। उसके पहले देखो तो 1000 करोड़ की, उसके पहले 149 और उसके पहले 990। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो नेट सेल्स है दैट इज इन डिक्रीजिंग माइनिंग। अगर आप देखो तो मार्च 2019 में 338 करोड़ की थी, और अभी देखो 200 करोड़ की भी नहीं है, मतलब पूरा सेल्स आधी हो गई। तो आप इस मुकाम पर पैसा लगा सकते हो कि कंपनी अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए पैसा खर्चा नहीं कर रही है, ऑल्दो कंपनी अपने इन्वेस्टर को पैसा भर भर के दे रही है। मतलब ये कौन सी बात हो गई, ये मुझे बताओ। मतलब पैसा एक्स्ट्रा पड़ा है तब जाके डिविडेंड इनकम होती है, लेकिन कंपनी एक्सपांशन की ओर फोकस ही नहीं कर रही है, कंपनी दूसरी जगह पर फोकस कर रही है। कंपनी की अदर इनकम भी 11 करोड़ की आ रही है। अब बढ़ते हैं कंपनी के स्ट्रेंथ की तरफ। कंपनी का स्ट्रेंथ यही है कि उन्होंने अपने डेट को रिड्यूस किया है। वो जो ये लोग अपना प्रमोटर को या फिर जो आप समझ सकते हो इन्वेस्टर को पैसा डिविडेंड के रूप में दे रहे हैं ना, वो ना देते हुए अगर ये डेट को रिड्यूस करते ना तो अब तक ये डेट नहीं होता 828 करोड़ का जो है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का इतना कुछ बड़ा एक्सपांशन का व्यू नहीं है। अगर एक्सपांशन का व्यू होता तो डिविडेंड नहीं देते, क्योंकि देखिए आप सेल्स आपके सामने ही है। 1 साल की ग्रोथ और 5 साल की ग्रोथ में आप फ़र्क देख सकते हो। 3 साल में तो सेल्स ने बहुत लंबी गिरावट आई है, और उस सेल्स को रिकवरी आपको दिख रहा है, रिकवरी पैटर्न फॉर्म हो रहा है। लेकिन जब तक अच्छी तरह से रिकवरी नहीं होगी मैं तो इस कंपनी में पैसा नहीं लगाऊंगा। और फिलहाल तो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में पैसा अभी नहीं लगा रहा हूँ। अभी आपने देखा जीटीएल इंफ्रा में मैंने बहुत पहले पैसे लगाए थे, और वो भी ज़्यादा नहीं लगाए थे, इतना कि अगर वो घूम भी जाए तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, डूब भी जाए तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इसमें इतना लगा सकते हो। आप अगर आपको इसमें पैसा लगाना है, नॉट मोर देन 5% ऑफ योर कैपिटल। बिकॉज देखिए हाँ, ग्रोथ पोटेंशियल है कंपनी में। मतलब कंपनी का आप देख सकते हो डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 है। अगर ये डेट टू इक्विटी रेशियो मैंने पिछली बार मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो का फुल चार्ट आता है, तो इसका डेट टू इक्विटी रेशियो एक बार 1.2 चले गया था। तो डेट टू इक्विटी रेशियो जब 1 से ज़्यादा होता है ना, मोर देन 1 होता है ना, तब वो घबराने की बात होती है। लेकिन डेट टू इक्विटी रेशियो अभी 0.5 है, तो आधा है, तो घबराने की इतनी बात नहीं है। तो आप इसके अंदर अभी पैसा लगा सकते हो, और इसकी ग्रुप कंपनीज भी देख सकते हो आप। सद्भाव इंफ्रा और सद्भाव इंजीनियरिंग, ये दोनों ग्रुप कंपनीज है। मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 890 करोड़ और 500 करोड़ का कंपनी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो जितनी छोटी कंपनी है उतना कम पैसा लगाना है आपको। 1000 करोड़ की कंपनी भी नहीं है तो आपको ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है। आपको 5% से ज़्यादा इस स्टॉक में पैसा नहीं लगाना है। मैंने आपको कहा है आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस करना है। अभी कंपनी का बिजनेस जानना है तो आप मुझे मतलब मैसेज कर देना, बिकॉज देखिए बिजनेस ओवरऑल सेम ही है। मैंने फुल चेक किया, मैंने इनकी वेबसाइट पर भी विजिट किया, एंड देन आई गॉट टू नो कि कंपनी का जो बिजनेस है
वो अपने पीओस के साथ साथ का जो भी बिजनेस है वो सेम ही है, सेम ही चल रहा है, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन का ही चल रहा है। हमने देखा दोनों ही सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन में इंफ्रास्ट्रक्चर काम आ जाता है और इंजीनियरिंग में इसकी इंजीनियरिंग की एक ग्रुप की कंपनी काम आ जाती है। तो दोनों ही सेक्टर में ये लोग दोनों अपना पाव जमा के बैठे हैं, लेकिन बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, इसलिए ज़्यादा इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करना है। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू।